So the source which the company should prefer while raising the funds is if the company's earning is stable. So it should always prefer debt, right? Because आपके earning stable है, तो आप क्यों अपनी ओनरशिप किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? इसीलिए आप उस केस में डेट को प्रेफर कीजिए फॉर रेजिंग द फंड्स. Whereas when the earnings are unstable, so the company should prefer equity, right? I hope Krishna this answers your question कि डेट और इक्विटी में क्या रिलेशन है और क्या हमको प्रेफर करना चाहिए किस सिचुएशन में. The last decision that we have here is dividend decision. Dividend decision में हम पढ़ेंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कैसे किया, by raising the finance and by investing it into the short term and into the long term. अब जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको मिल रहा है रिटर्न. रिटर्न आपको देना है किसको, टू द शेयर होल्डर्स. तो यहाँ जो डिविडेंड डिसीजंस है वो हम बात कर रहे हैं अबाउट आर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम ध्यान में रखकर ये बताएंगे कि हमको कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना रिटेन करना चाहिए. अब इसके अंदर हम बात करेंगे अभी दो तरह के फर्म्स की जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितना रिटेन करना चाहिए या कितना पे करना चाहिए. सो लेट्स सी. Okay, so one is a growing firm और दूसरा है आपका declining firm. Okay, dividend decision मैंने क्या कहा? Dividend decision means it is talking about the repayment or the payment of the surplus that you have generated over your surplus. हमने 100 rupees borrow किया, 100 rupees को invest किया, उसके ऊपर रिटर्न्स आए होंगे. रिटर्न्स अब आपको रीपे करने हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो हाउ मच शुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस. द डिसीजन दैट डील्स विद दिस इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ अंडर डिविडेंड डिसीजन, राइट. अब ग्रोइंग फर्म है, इसका मतलब है कि उसकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए. उस केस में डिविडेंड पे आउट विल बी 0 and retention ratio will be 100%. Getting my point? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है तो आप यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते और रिटेन कर लेते हैं ये कहकर कि अभी आप रिटेन कर रहे हैं इसको, फ्यूचर में आप बेहतर रिटर्न्स देंगे अपने शेयर होल्डर्स को. ऑन द कॉन्ट्ररी डिक्लाइनिंग फर्म जो इसका ठीक उल्टा है, डिविडेंड पे आउट विल बी 100% so as to keep the shareholder satisfied, so as to keep the shareholders with the organization. The dividend which will be paid to the shareholders will be 100% and retention ratio in this case will be 0%, right. यानी कि आपको पता है कि organization already loss में है, so what is the need of retaining the funds? Don't retain the amount of profit that you have generated. Whatever that you have generated, or even if you have not generated anything, then in that case use your that retained earning जो आपके पास पहले रखी है और उसके थ्रू आप यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए अपने शेयर होल्डर्स को, so that they don't sell your shares in the market at the loss, right. So payment is 100%, retention is 0. अब हम बात करते हैं तीसरे तरह की फर्म्स की, which is normal firms. मतलब जो स्टेबलाइज्ड है, राइट. बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रही, बहुत ज्यादा फॉल भी नहीं कर रही. उसके अंदर डिविडेंड पेमेंट और रिटेंशन कितना रहेगा, that has to be decided upon. मतलब it can be anything, 70-30, 50-50, 30-70, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है पेमेंट और रिटेंशन की. मतलब सम इज गोइंग टू बी रिटेन, सम इज गोइंग टू बी पेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो ये हम डिसाइड नहीं करेंगे या इसके लिए हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते नॉर्मल फॉर्म्स के लिए कि कितना आप रिटेन करेंगे, कितना आप पे आउट करेंगे. मगर कुछ रिटेन किया जाएगा और कुछ पे आउट किया ही जाएगा. Okay, now there are two doubts that I have. Let me take up those doubts. मैम आपने कहा कि बैंक से हम जाकर डेट ले लेंगे तो ये रिस्की कैसे हुआ? अच्छा बच्चे, प्यारे बच्चे, ओके मुझे बताओ, तुमने बैंक से लोन लिया तो लोन तो ले लिया, अब लोन लेके घर आ गए, बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस कर रहे हैं आप, पैसा लगा दिया है आपने, तो मुझे बताओ क्या आपका हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पे EMI ड्यू होगा? आपको पे करना होगा इंटरेस्ट?
और इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल का वो एक सेगमेंट जो उस ईएमआई के अंदर आएगा, तो वो आप कैसे पे करेंगे? क्या ये रिस्क नहीं है? क्या ये रिस्क नहीं है कि बिजनेस को अगर आपने फंड्स लिए हैं बैंक से तो आपको रीपे करना ही है? अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो आप बहुत आसानी से रीपे करते हैं। मगर अगर वो प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तो क्या होता है? then it becomes difficult for the business to even survive, right? क्योंकि जो भी आपने पैसा रेस किया है उसके अगेंस्ट श्योरली कोई सिक्योरिटी होगी, और अगर वो सिक्योरिटी है तो बैंक क्या करेगा? वो सिक्योरिटी को बेचेगा और अपना क्लेम निकाल लेगा। तो बिजनेस को क्या हुआ? बिजनेस को हुआ सीवियर लॉस टू द एक्सटेंट दैट इट कैन आल्सो गेट शट डाउन, राइट? तो क्या ये रिस्क हुआ नक्षत्र? इफ यस, योर डाउट इज क्लियर। नेक्स्ट इज मैम, अगर लॉस में फर्म है तो रिटेन करके लॉस पे नहीं करते? लॉस क्यों नहीं पे करते? ओके, पहली बात तो लॉस को पे नहीं किया जाता है, लॉस को रिकवर किया जाता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है। कैसे करेंगे वो? अगर आप लॉस जो आप ऑलरेडी इनकर कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिक्लाइनिंग फॉर्म में बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, बट हम लॉस तो उस सिचुएशन को भी कहते हैं ना जहां पर हम कम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब मेरा प्रॉफिट कम है या मैं लॉस में हूँ, तो जो भी मेरे शेयर होल्डर्स है, आपको नहीं लगता कि वो बिजनेस के जो शेयर्स है वो उसको सेल कर देंगे मार्केट में? वी हैव एन ऑप्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। So can your shareholders can go and sell their shares in the market, open market, which is available everywhere. तो अगर, और अब तो डीमैट अकाउंट होता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट के थ्रू ही सेल कर दो। तो आपके लिए क्या होगा? ये नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए उनको रिटेन करके रखने के लिए आप क्या करेंगे? You will be declaring the dividend by either utilizing whatever profits, little amount of profit that you have, or whatever retained earnings that you have, although आप उसी पैसे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करना या अपने अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करके रखना? इफ द प्रायोरिटी इज टू रिटेन योर शेयर होल्डर्स, तो आप उनको डिविडेंड पे करेंगे, थोड़ा ही करेंगे मगर रेगुलरली पे करेंगे, सो दैट दे डू नॉट leave your company and sell the shares of the organization, because that will be much more disastrous. Okay, आगे अगला हम पढ़ते हैं। अगला अपना डाउट है, डिक्लाइनिंग में आफ्टर सर्टेन टाइम डिविडेंड कैसे पे करेंगे? ओके, डिक्लाइनिंग के अंदर आफ्टर सर्टेन टाइम आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे, मगर उस केस में आपके पास ये तो बताने के लिए होगा कि आप डिविडेंड पे करने की कैपेसिटी में ही नहीं रहे, और अभी आप डिक्लाइन, आप ऐसा मुझे बताइए नक्षत्र, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही साल के अंदर इतने डिक्लाइन में चले जाएंगे कि आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। तो जब डिक्लाइन होना शुरू होता है, जैसे ग्रोथ होती है, प्रॉफिट से ग्रोथ पे आते हैं ना, दैट मींस प्रॉफिट हुआ एक साल, 2 साल, अगले साल फिर हुआ, वापस हुआ, फिर हम ग्रोथ पे आ गए, फिर ग्रोथ होती जा रही है। जब ग्रोथ कम होती है या प्रॉफिट्स के लेवल कम होते हैं, उसे ही हम डिक्लाइन कहते हैं। तो जब वो कम हो रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते जाएंगे। तो जब कम होते जा रहे हैं तो जो आपका डिविडेंड है वो रिड्यूस हो रहा है, मगर है तो सही। तो जब आपकी सिचुएशन इतनी इतनी डिटोरिएट हो जाएगी कि अब आप डिविडेंड पे करने के लायक ही नहीं रहेंगे या आपके पास कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं बची, तो उस केस में आप अपने शेयर होल्डर्स को ये सिचुएशन बताएंगे। तो ये उनकी मर्जी के ऊपर है कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर वो रहना चाहेंगे, they'll be there in the organization. If they don't want to be, they'll sell off and they'll leave, no matter what, right? Okay, next डाउट है, बट मैम डिक्लाइनिंग फर्म को तो फ्यूचर के लिए रिटेन करना चाहिए ना। मैंने अभी भी क्या बताया आराध्या, अगर आपने मेरी बात सुनी है ध्यान से तो मैं अभी आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि डिक्लाइन भी एक ही साल में नहीं आता। जैसे ग्रोथ एक साल में नहीं आती, डिक्लाइन भी एक साल में नहीं आता। अगर ये एक साल में नहीं आ रहा तो उस केस में आपके पास रिजर्व्स इतने हैं जो आप यूज कर सकते हैं बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। सिमिलरली जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, मैंने पहले भी बताया था कि डिविडेंड सारा डिक्लेयर नहीं किया जाता है, मतलब सारा रिटेन्ड अर्निंग को आप डिविडेंड में नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, यू आर ओनली डिक्लेयरिंग अ प्रपोर्शन ऑफ इट। तो वो प्रपोर्शन जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अलावा भी आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल है, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल है, राइट? उसको यूज कीजिए ना। व्हाई ओनली टू कट द अमाउंट दैट यू कैन पे टू द शेयर होल्डर्स? समझिए, शेयर होल्डर्स को अगर आप उनका रिटर्न काटने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे
कि मैं तो उसको रिटेन कर लूं और उससे अपने बिजनेस को बढ़ा लूं, ऐसा नहीं होता, राइट? आपको आपके शेयर होल्डर्स क्यों चाहिए? दे आर द ओनर्स, दे आर द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन योर इक्विटी. इफ यू डोंट नीड देम, दे विल लीव यू बिफोर दैट, राइट? इसीलिए आप याद रखिएगा कि बिजनेस को सबसे बड़ा लॉस होता है जब उसकी शेयर होल्डर्स मार्केट में शेयर्स को सेल करना शुरू करते हैं, बिकॉज द एंटायर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स. और आपको पता होना चाहिए कि गुडविल की जो वैल्यू होती है ना, वो कई सारे फिक्स्ड एसेट से कई गुना ज्यादा होती है. तो जब गुडविल कोलैप्स होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टर्म्स में सस्टेन नहीं किया जा सकता. then it will surely result into takeover or merger or something else, right? तो ये चीज आप थोड़ी सी और इसके ऊपर स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. आगे मैं लास्ट डाउट ले लेती हूँ अभी. मैम अगर डिविडेंड कम हो जाए तो शेयर होल्डर्स लीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स तो उस सिनेरियो में भी लीव कर सकते हैं जब आपके शेयर्स पे अच्छा डिविडेंड मिल रहा था, राइट? Magar, we are not talking about those investors. We are focusing about those investors which are who have invested their money and they are continuing for a long term or a long period of time, और वो बिजनेस के साथ ग्रो कर रहे हैं या बिजनेस के साथ नीचे आ रहे हैं. सो यू कैन नॉट मेक देम सफर जस्ट लाइक दैट, बिकॉज आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, one of the primary objective of financial management is wealth maximization, right? जिसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, जिसके हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव देम गुड रिटर्न्स, राइट? तो अगर वो नहीं दे पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एप्रिसिएशन ऑफ द शेयर्स, so it is not a very good situation for the organization, because then the wealth maximization objective of the organization is not getting achieved. वो अचीव करना जरूरी होता है, राइट? तो ओनर्स को आप एरा गैरा मत समझिए, जिसको आपने समझ लिया कि हम रिटेन कर लेंगे और हम डिविडेंड नहीं देंगे, या डिविडेंड देने की जगह पैसा रिटेन करो और बिजनेस चला लो. ऐसा नहीं होता, राइट? दिस इज नाउ नॉट द वे वी ऑपरेट, because about the people about whom we are talking is not somebody from outside, but are the owners of the business. They are the people who have invested in the equity shares, so they are not the normal ordinary people. So you need to take care about their benefits, what they are getting in return from the organization. Otherwise the business will anyway not going to last for a longer period of time, right? I hope this is clear to all. Everybody, whatever that we have covered today, please go through these videos clearly. आज ही देखेंगे, रिवाइज करेंगे इसे, क्योंकि कल मैं आपको ये चैप्टर शुरू करूंगी. आज मैंने आपको ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है. we have dealt with the major context of the chapter, what we are going to study in this chapter. अगर आप आज का वीडियो ध्यान से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, it would be much more easy for you to understand the concepts, and we can move ahead tomorrow at a very easy rate and at a very easy pace, right? So let's meet tomorrow. I'm finishing off the meeting here. I hope there are no more doubts left. Thank you, everyone. Take care, and we'll meet tomorrow at the same time, 11 o'clock. Thank you.